Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके जो एडिटोरियल्स हैं उनका करेंगे एनालिसिस और साथ में करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। और आज जो डेट है वो 10th of July 2025। ठीक है जी। तो जी ये आपका पेज है, लेकिन बेटा ये वाला जो पेज है ये 9th of July का है। ठीक है, ये 10th का नहीं है। अब 10th का यहाँ पर क्यों नहीं लगा सके, उसकी एक रीज़न सी कि आपको पता है कि बारिशें होने की वजह से जो एक सप्लाई चेन थी वो थोड़ी डिस्टर्ब हुई हार्ड कॉपी की, तो डेट्स वाई। लेकिन आपको पता है कि पूरा साल जो है, बल्कि कई सालों से यही उनका एक समझ स्केच चल रहा होता है। इसमें 3 एडिटोरियल्स होते हैं, ठीक है, जिनको मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो एडिटोरियल्स किस डेट के होंगे, जो 10th of July के होंगे। ठीक है, और बाकी बेटा जो ओपिनियंस हैं इन द सेम फैशन, वो 4 ओपिनियंस डेली होते हैं, आज भी हैं। उन चारों ओपिनियंस को एक अलहदा लेक्चर के अंदर डिस्कस किया जाता है, और उस लेक्चर को भी अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होगी। और रजिस्ट्रेशन के लिए ये फोकल पर्सन का नंबर है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं या हमारी जो पेन ग्रेविटी वेबसाइट है उसे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बेटा सिंपल है, वी आर नॉट न्यू वन हियर। आपके पास 2024 के सारे ओपिनियंस के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। आप उनका भी लिंक ले सकते हैं, उनको भी सुन सकते हैं, उसमें भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एंड 2025 के भी ये सारे के सारे मौजूद हैं। और जुलाई का जो सेशन है वो कंटिन्यू है, उसके डेली लेक्चर जो है, जिस तरह आपको अभी 10th of July का एडिटोरियल का डिलीवर किया है, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ओपिनियन का जो है ना वो शेयर किया जाएगा। बाकी ये जून का पैक एक अलहदा से हम लोगों ने तैयार किया है, तो ये आप लोग ले सकते हैं। ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, और बाकी अगर आपने 1-2 अटैम्प्ट्स दी हुई हैं तो फिर आपको इनकी अहमियत का ज़्यादा अंदाज़ा हो गया होगा। बाकी हर लेक्चर, जो भी लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगा, उसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ पर आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टराइजेशन से मुराद ये है कि 3 एडिटोरियल्स हैं और उन तीनों एडिटोरियल्स के हम लोगों ने नीचे टाइमलाइन लगाई हुई है। तो जिस टाइम नंबर पे आप क्लिक करेंगे वो एडिटोरियल्स चलना शुरू हो जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल्स और ओपिनियंस के लिए बेटा ये व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट एडिटोरियल है स्पीच पॉलिसी। अच्छा, क्या राइटर इसके अंदर लिखता है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका क्रक्स बेटा ये है कि अभी इस्लामाबाद के एक हमारे जो जस्टिस साहब हैं, जज साहब हैं, उन्होंने एक ऑर्डर जो है वो पास किया है, और उस ऑर्डर में उन्होंने कहा है कि यूट्यूब को क्या किया जाएगा, एक ऑर्डर भेजा जाएगा या यूट्यूब को एक जो है नोटिस भेजा जाएगा, और उसमें उसको बताया जाएगा कि ये वाली जो लिस्ट है 27 यूट्यूब चैनल्स की, इसके अंदर जो है ऐसा मवाद है जो हमारी मुल्क के, हमारी रियासत के ख़िलाफ़ जो है बोला जा रहा है। तो लिहाजा जो हमारे मुल्क के अंदर एक पीका एक्ट है उसको सामने रखते हुए इन 27 यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि पाकिस्तान खुद तो नहीं कर सकता, क्योंकि यूट्यूब पाकिस्तान के ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आती। अगर कोई आपका दूसरा लोकल चैनल होता तो उसको तो वो बंद कर सकते थी, लेकिन क्योंकि यूट्यूब आपको पता है कि पाकिस्तान की नहीं है, तो लिहाजा ये उसको क्या करेंगे, एक लेटर भेजा जाएगा आपकी जुडिशरी की तरफ से, और उसके अंदर एक प्रॉपर जो है रीजंस अकॉर्डिंग टू लॉज जो है वो बताई जाएंगी, और उनसे कहा जाएगा कि इसको आप ब्लॉक कर। ठीक है, तो ये काम, एक जो ऑर्डर आया है, ये जो एक लेटर आया है, इसके ऊपर जो ये जो ऑर्डर्स दिया है आपके जज साहब ने, इसके ऊपर राइटर ये जो है एक ओपिनियन लिखता है, और उसमें वो कहता है स्पीच पॉलिसिंग, कि पाकिस्तान के अंदर ये क्या हो रहा है, आप अपने राइट्स के बारे में बोल नहीं सकते क्या। तो इस तरीके से बेटा ये डिस्कस करेगा। इसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये जो एक्शन लिया गया है ये क्यों लिया गया है, इसकी रीज़न क्या है, और अगर गवर्नमेंट ने ये एक्शंस लिया है, सॉरी जज साहब ने ये एक्शन लिया है जुडिशरी ने,
तो उसको कौन सा लॉ है जो इस चीज़ की इजाज़त देता है या उनको एम्पावर करता है कि वो इस तरीके से लोगों के चैनल्स को ब्लॉक करवाएं। एंड नंबर 3 फिर वही द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपके पेपर में क्या ये जो काम हो रहे हैं ये कहीं इस्तेमाल हो सकते हैं, क्या आप इनकी कहीं पर एग्जाम्पल जो है वो कोट कर सकते हैं, क्या कहीं क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर किसी ऐसे के अंदर आप ये चीज़ें लिख सकते हैं जो आपके माहौल के अंदर हो रही हैं। ठीक है, तो उस तरीके से फिर हम इसको फाइनली डिस्कस कर लेंगे। तो पहली तो आपको मैंने मेन बता दी कि इसके अंदर क्या था और राइटर क्या क्यों लिखा राइटर ने, सॉरी इस डान वालों ने ये एडिटोरियल। लेकिन यहाँ पर ना मैं एक और भी चीज़ बता दूं, जैसे मैं एक वर्ड यूज़, हम अक्सर ना वर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं, जैसे कभी जज यूज़ कर लेते हैं, कभी जस्टिस यूज़ कर लेते हैं। तो इसके अंदर मैं अगर जुडिशियल पर्सपेक्टिव में बताऊं जो थोड़ा बहुत मेरे पास इल्म है, तो उसमें ये था कि बेटा जो जज का वर्ड है ना वो हम सेशन कोर्ट तक यूज़ करते हैं। ठीक है, सेशन कोर्ट तक जो ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो है आपके, वहां पर जज का वर्ड यूज़ किया जाता है। जो आपके जुडिशरी के लोग आपके हाई कोर्ट्स के अंदर बैठे हुए हैं या सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हैं, उनके लिए जस्टिस का वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस भी आपने अपने जहन में रखना है। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग कवर करेंगे डेमोक्रेसी को, ह्यूमन राइट्स को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, और उसके साथ साथ ये सारी जो ये पेपर पर्सपेक्टिव में इस तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें जी शुरू करते हैं कि राइटर क्या लिखता है। राइटर कहता है कि 27 यूट्यूब चैनल जो हैं उनको जो जज साहब हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने कहा है कि जी बंद कर दें। इसको यूट्यूब को कहा है, भेजा है कि नोटिस के इनको बंद किया जाए ये इस तरीके से पीका इस एक्ट के तहत। अब ये पीका क्या है? ये है बेटा द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। अब ये पीका जो है बेसिकली जो बनाया गया था ये बेटा 2016 में बनाया गया नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में, और इसको बनाने का मकसद ये था, जैसे इसके ऊपर आपको नजर ही आ रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, तो इसको बनाने का मकसद ये था कि टीवी चैनल्स के ऊपर स्क्रीन के ऊपर बैठकर अगर कोई बंदा विदाउट एविडेंस विदाउट प्रूफ गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बोलता है तो उसको सजा दी जाए। सो दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस एक्ट के इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। ठीक है, अच्छा अब जब 2025 आता है तो उस वक्त क्या किया जाता है, इस एक्ट के अंदर बेटा कुछ अमेंडमेंट्स की जाती हैं, और वो अमेंडमेंट्स जो हैं वो समझ लें करने से ये होता है कि और ज्यादा शिकंजा जो है गवर्नमेंट का लोगों के ऊपर कस जाता है। ठीक है, यानी कि जो पीका एक्ट है वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो जो बेसिकली अब यही कहते हैं कि इस पीका एक्ट को बनाया गया टू कंट्रोल द पीपल, और जब ये एक्ट बनाया गया तो उस वक्त बहुत सारी, अभी जब ये 2025 के अंदर अमेंडमेंट्स की गई तो बहुत सारे लोगों ने आकर, खास तौर पर जो जर्नलिस्ट हैं जिनका काम ही खबरें देना है, जिनका काम ही क्रिटिसाइज करना है, उन्होंने एहतजाज किया कि ये नामंजूर है, ये आप लोग जो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं ये आप लोग हमारी आवाज़ को दबा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनकी कौन सुनता है, अमेंडमेंट्स हो गई और इनको जो है और ज़्यादा जो है टाइट कर दिया गया। लेकिन इसमें पहले क्या था, पहले तो थे या तो न्यूज़ चैनल थे या फिर आपका ये प्रिंट मीडिया था, ये बोलता था। लेकिन वक्त के साथ साथ जो सोशल मीडिया है वहां पर कई इंडिपेंडेंट लोग आगे, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। खास तौर पर इमरान खान का जो 2018 का इलेक्शंस होता है उसके बाद आप लोगों ने देखा कि ये एक चीज़ पीक पकड़ गई, और अभी जो इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद ट्विटर को भी इनको बंद करना पड़ा, इंटरनेट को स्लो डाउन करना पड़ा, बिकॉज सोशल मीडिया के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे थे। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए कि सोशल मीडिया के ऊपर भी जो लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, अदारों के खिलाफ बोलते हैं, तो 2025 का जो है अमेंडमेंट किया गया। पीका एक्ट तो 2016 का था, उसको 2016 वाले को 2025 में उसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई, और उसमें यह भी कहा गया कि फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन अगर कोई बंदा शेयर करता है तो उसको भी सजा दी जाएगी। तो इसी फैशन के अंदर ये जो 27 यूट्यूब चैनल्स हैं, इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए इनको क्या किया गया है, हिट किया गया है। बहरहाल जब ये पीका एक्ट बनाया गया था तो अथॉरिटीज़ ने जर्नलिस्ट को
ये कहा था कि हम आपको टारगेट नहीं करेंगे। डिसेंट का मतलब होता है जो प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो 27 चैनल्स हैं उनमें ज़्यादातर जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, ठीक है, और कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन असल में आपको भी पता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ क्रिटिसिज्म जो है पावरफुल अथॉरिटीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई भी क्रिटिसिज्म किया जाता है तो उसको एंटी स्टेट एक्टिविटी जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो उसमें गवर्नमेंट है, मिलिट्री है, जुडिशरी है, वो कहते हैं कि हम जो मर्जी करें, हमें कोई पूछने वाला ना हो। तो पूछना किसने है, इनको सारे आपस में मिक्स ही हैं, आपको पता ही है। मिलिट्री गवर्नमेंट को लगा रही है, गवर्नमेंट जुडिशरी को लगा रही है, जुडिशरी मिलकर मिलिट्री को जो है प्रोटेक्शन दे रही है। तो ये आपस में ही जो मेन ग्रुप्स हैं ये क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार मोल्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड्स, ठीक है। जिसके अंदर जो आम लोग हैं उनकी तो आपको पता ही है, कोई खास जो है उनकी वेलफेयर के लिए सोचा भी नहीं जा रहा। अभी जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, जैसे हमने यस्टरडे अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि फाटा को जो उसके साथ मर्ज किया गया था, लेकिन अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये हमसे गलती होगी, तो अब वहाँ पर वापस जिरगा सिस्टम लेकर आना चाह रहे हैं। इन द सेम फैशन हम लोगों ने डिस्कस किया 2018 के अंदर इन लोगों ने जो आपकी 18th अमेंडमेंट थी 2010, मेरे जेहन से वर्ल्ड एग्जैक्ट डेट्स 2010 में हुई थी आई थिंक सो, जो 18th अमेंडमेंट थी। अब इस 18th अमेंडमेंट के तहत जो सूबों की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गई, ठीक है, उसको भी जो है एनएफसी अवार्ड जो था उसका फार्मूला चेंज किया गया। अब उसके ऊपर भी तकलीफ हो रही है, उसको भी ये चाह रहे हैं रिवर्स कर दिया जाए। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके सारी जुडिशरी अपने कंट्रोल में कर दी। पीका एक्ट 2025 बना के जो बोलने वाले हैं उनको भी चुप करा दिया गया। पंजाब डिफामेशन लॉ बनाया गया, एक्ट बनाया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली जो की जा रही हैं, जब हम इनका ओवरव्यू लेते हैं, इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान के सिटीजन्स की वेलफेयर के लिए बनाई गई हो, जो पाकिस्तान के सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई हो। ज़्यादातर इनमें से जो बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, उनका मेन पर्पस यही है कि जो पावर के अंदर हैं उनकी पावर को, उनके अथॉरिटेरियनिज्म को मजबूत किया जा सके, उनकी कुर्सी को कोई जल्दी हिल ना सके। तो दीज आर द पर्पसेस। तो इसके अंदर फिर वो देखते हैं जहां से भी उनको महसूस होता है कि फ्रॉम दैट डायरेक्शन कल को हमारे लिए परेशानी पैदा हो सकती है, तो उसको वो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, थ्रू इस तरह के एक्ट्स ले आते हैं, या अगर एक्ट है तो उसके अंदर अमेंडमेंट्स कर देते हैं। तो बेसिकली वो अपनी ही पावर को कंसोलिडेट कर रहे होते हैं। तो दैट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये भी समझ ले वही एक स्टेप था कि जो बोलते थे उनको भी चुप करा दिया जाए। इसके साथ साथ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है बेटा, अब यहाँ पर भी हमने एक ओपिनियन डिस्कस किया था, ये बिल्कुल इन्होंने नहीं बनाई। हालांकि उसमें राइटर ने कहा था कि एफआईए का एक साइबर विंग है, आप सबको पता है, बजाय एक नई नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने के आप लोग उसी को जो है क्या करें, एफआईए का जो साइबर विंग है उसी को आप लोग बेहतर करें। लेकिन बहरहाल इन्होंने बनाई, पैसा काफ़ी है इन कामों के लिए इनके पास, इन लोगों ने बना ली। बनाने के बाद अब इस इन्वेस्टिगेशन जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये जो 27 यूट्यूब चैनल्स बंद करने हैं, इस तरह के काम करने हैं, ये भी इसी कामों में लगी हुई है। हालांकि इसको होना तो ये चाहिए कि जो पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं जिनके साथ आपको अक्सर साइबर आपको पता है ना साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, जो इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन आपके साथ जो मुख्तलिफ किस्म के जैसे कि क्राइम्स किए जाते हैं, जिसके अंदर आपके साथ फ्रॉड कर दिए जाते हैं। तो किस तरह हो रहा है पाकिस्तान में, तो बजाय जो पाकिस्तान के सिटीजन्स के साथ फ्राडियाँ लगा रहे हैं, उनके लिए इसको एक्टिवेट किया जाए। गवर्नमेंट ने इसको एक्टिवेट किया हुआ है अपनी पावर्स को देखने के लिए कि हमारे खिलाफ तो नहीं बोल रहा। तो बहरहाल जो गवर्नमेंट ने कहना है उन्होंने यही करना है, तो वो कर रहे हैं। सेक्शन 37 जो पीका एक्ट का है उसको इस्तेमाल किया गया, और इसको इस्तेमाल करते हुए ये सारा फैसला जो 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का है वो किया गया। तो दैट्स गोइंग ऑन। अब ये सारी स्टोरी सुनने के बाद अब आप चाहते हैं हम लोग अपना पेपर के पर्सपेक्टिव में, पेपर में हमारा बेटा जो मेन टॉपिक रहेगा वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कोई छोटी चीज़ नहीं है। डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब है रूल ऑफ लॉ, ये है डेमोक्रेसी। अगर किसी मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो वो डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान में क्या किया जा रहा है
पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि जनाब डेमोक्रेसी ही है एंड रूल ऑफ लॉ ही है, लेकिन कह सही रहे हैं रूल ऑफ लॉ, लेकिन बाद में करते क्या हैं कि वो जो लॉ ही बदल देते हैं। प्रॉब्लम यहां पर है कि लॉ ही बदल दिया जाता है, ठीक है। और इसकी अगर मैं एग्जांपल्स देना शुरू करूं तो एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसके अंदर छोटे छोटे एरियाज को लेकर लॉज को तब्दील कर दिया जाता है अपने कुछ नज़दीकी जो लोग हैं, या आप कह सकें पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, नॉट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन्स। छोटी सी मिसाल लेता हूं, बड़ी मिसालें तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दी, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और एक और बात बता दूं, 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन पाइपलाइन है, यानी कि उसके ऊपर वर्किंग हो रही है कि उसको भी करने जा रहे हैं ये लोग, और उसका भी मकसद यही होगा कि पावर वाला पावर में ही रहे, ठीक है। अच्छा, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल 26 मैंने आपको बता दी, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लोगों को कुछ बेनिफिट्स मिले लेकिन उसको भी रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, यहां पर ना एक आपका जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसका एक एक्ट है, इसका लॉ है। इससे पहले आपको पता है कि जो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी या कोई दूसरी गवर्नमेंट थी, तब एक उस एक्ट के मुताबिक वो नजम सेठी साहब हैं जो रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ऐसे ही है, आप सबको पता होगा। अब नजम सेठी साहब ने सारी जिंदगी एक दफा भी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन वो रहे हैं, ठीक है वो रहे। उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आती है तो उसके अंदर क्या किया जाता है, चेंजेस कर दी जाती हैं। अब उसमें चेंजेस करने के बाद ये कह दिया जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन वही बंदा बनेगा जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट कम से कम इतने साल तक खेली होगी, दूसरा बंदा नहीं बन सकता। ठीक हो गया। और उसका रिजल्ट ये निकला कि फिर नेक्स्ट टाइम रमीज राजा जो है उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाया गया, ठीक है, वो लगे रहे। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है, इमरान खान साहब वीटो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से नीचे आ जाते हैं, पीडीएम की गवर्नमेंट आ जाती है, उसके बाद रमीज राजा साहब को नीचे उतार दिया जाता है और दोबारा से नजम सेठी साहब या उसके जैसा कोई बंदा जो है वो उसको पावर में बैठाया जाता है। लेकिन क्योंकि रास्ते में रुकावट आ रही थी, वो शिक जो ये कह रही थी कि ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो उन्होंने वो उसको अमेंड ही कर दिया, उसको बीच में से बाहर निकाल दिया कि ये रेजिस्टेंस है, इसको बाहर निकाल दो, अमेंड कर दो, ख़त्म कर दो। अब इसमें क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जो है अपनी सहूलत के लिए लोगों को लगा रही है, ठीक है, वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, दे नो वेरी वेल कि हाउ टू रन द स्टेट, वी आर नॉट एबल टू डिस्कस अबाउट दिस के हाउ टू रन द स्टेट। लेकिन जो अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत इंसान को सूझ समझ दी होती है, उसके इंसान को सामने रखकर इंसान इस चीज़ का तो अंदाज़ा लगा ही सकता है ना कि एक बंदा जिसने कभी क्रिकेट सारी ज़िंदगी में नहीं खेली, क्या वो क्रिकेट के अदारे को अच्छा चला सकता है, या एक वो बंदा जिसने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो खेली है वो अच्छा चला सकता है। तो इसमें मेरे ख्याल में एक सिंपल सा आंसर है कि वही जिसने खेली है, ही नोज वेल कि किस तरीके से इस चीज़ को बेहतर वो चला सकता है। जिस तरह मैं अब आपको एग्जांपल देता हूं कि हम आपके साथ एडिटोरियल्स और ओपिनियंस डिस्कस करते हैं और हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि हमारे साथ जो भी टीचर हो वो इस प्रोसेस से गुजरा हो, वो या तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ये हो कि वो ऑलमोस्ट उसका रिटर्न ज़रूर क्वालिफाइड हुआ हो, यानी कि वो उसकी एलोकेशन एलोकेट हो या एलोकेट ना हो, इससे नीचे वाला हम लोग अपने साथ अटैच नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि वो इस प्रोसेस से गुजरा होगा। जब एक दूसरा इंसान जिसने कंप्यूटर एग्जाम्स नहीं दिए वो इन्हीं एडिटोरियल्स को इन अ डिफरेंट वे डिस्कस करेगा। तो बात करने का पेपर पर्सपेक्टिव में यही मकसद है कि आप स्पोर्ट्स एक छोटी सी चीज़ है तो वहां पर यह किया जा रहा है, तो बाकी चीज़ों में क्या कर रहे हैं ये लोग। तो उससे नुकसान किसको होता है, उससे नुकसान पाकिस्तान को होता है, पाकिस्तान के सिटीजन्स को होता है। क्यों होता है, एक तो वक्त ज़ाया होता है मुल्क का, दूसरा प्रोडक्टिविटी ज़ाया हो जाती है हमारे मुल्क। बस यही बात है कि जब नजम सेठी साहब होंगे तो क्या खेलेंगे। फिर दूसरी एग्जांपल, यानी कि एक लंबी लिस्ट है इन एग्जांपल्स की, कि इंडिया की तरफ जो उनकी स्पेस एजेंसी है उसका हेड कौन था, और पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का जो स्पार्को है उसका हेड कौन है, वो यू कैन नो वेरी वेल। आप चेकआउट कर लें आप इस चीज़ को, इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म आया है। तो बात ये है कि आप जो है कॉम्पिटेंट बंदे जो इस फील्ड के हैं उनको लगाएंगे तो फिर ही आप लोग प्रोग्रेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में द मेन पर्पस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन द पावर, इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर जो है वो यही है कि पावर को कंसोलिडेट करना। एंड फॉर दिस दे अमेंड different acts, they amend different laws, they introduce new laws,
दे अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड, बेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स करने का मतलब है उसको बेंड करना अपनी मर्जी से। सो उससे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो रियल डेमोक्रेसी है वो नहीं आ पा रही और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन राइट्स को क्या कर रही है, उसकी वायलेशंस कर रही है। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपको ये पावर्स देता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। ह्यूमन राइट्स का जो चैप्टर है उसके अंदर मौजूद है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कि हर बंदे के पास ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो जो चीज़ गलत हो रही है वो उसके बारे में बोल सकता है कि वो गलत है। हाँ, बगैर एविडेंस के बोलना ये गलत है। आपके पास प्रूव हो, आपके पास एविडेंस हो, आपके पास कोई रीज़न हो, आप बोल सकते हैं कि ये चीज़ गलत है। ऐसे ही गलत तोहमत लगाना, ऐसे गलत बोल देना वो गलत है। लेकिन ये जो पीका एक्ट बनाया गया है इसके अंदर ऐसी टेक्निकल टर्म्स यूज़ की गई हैं जिनकी अपनी ही डेफिनेशन कोई नहीं है, जैसे फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन। तो जस्ट लाइक दिस ऐसी टर्म्स यूज़ की गई हैं जिनकी डेफिनेशन समझ ही नहीं आती कि ये डेफिनेशन में ये जो वायलेशन मैं कर रहा हूँ ये डेफिनेशन में आती है या नहीं है। लेकिन बहरहाल पेपर पर्सपेक्टिव में बेटा आप इसको डेमोक्रेसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आप इसको ह्यूमन राइट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मीडिया के टॉपिक के अंदर यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर सकते हैं एंड मल्टीपल अदर टॉपिक्स के अंदर भी आप इस चीज़ को एडअप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट दूसरा है कंटिन्यूड डिटेंशन। डिटेंशन होता है किसी को यानी कि बांध के रखना, आप जैसे जेल में डाल देना, कैद में रखना, ठीक है, डिटेंशन इसको कहते हैं। अब ये एक पर्सनैलिटी बेस है लेकिन इसके साथ साथ ये एक टॉपिक भी है हमारा बलूचिस्तान का, ठीक है, ये बेटा टॉपिक कवर करेगा और बलूचिस्तान के अंदर जो है ये ह्यूमन राइट्स को और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसको डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम, ठीक है। अच्छा, राइटर ये लिखता है, जो मेन पॉइंट लिखता है कि डॉक्टर मारंग बलोच, आपको पता है बलोच यकजहती कमेटी की ये हेड हैं, तो इनको अरेस्ट किया हुआ है और 10 दिन का दोबारा से रिमांड ले लिया पुलिस ने और इसको आज़ाद नहीं कर रहे। तो राइटर बेसिकली कहता है कि इसको जेल में रखना, कैद में रखना जो है वो एक गलत चीज़ है, इससे बलूचिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी, ठीक है। तो वो इसको लेकर लिखता है, इसमें वो आपको बताता है कि इसको रखा गया कैद में, इसकी क्या रीज़न थी, ये क्यों प्रोटेस्ट कर रही है और जो पावर ऑफ कॉरिडोर्स के अंदर लोग बैठे हैं, ठीक है ना, वो क्या है, तो जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर हैं वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो क्यों नहीं इसको इतना सीरियस ले रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो राइटर यही लिखता है कि इनको अरेस्ट कर लिया गया, अभी ये जेल में है। तो क्या लिखते हैं, कहते हैं बलूचिस्तान यकजहती कमेटी की जो हेड हैं मारंग बलोच और उसके साथ 5 दूसरे उनके जो एक्टिविटीज साथी हैं उनको कैद किया हुआ है। अब क्यों कैद किया, क्योंकि इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस ये बलूचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है एंड दैट इज नॉट द न्यू वन। ये पिछले 10, 15, 20 साल से ये इशू चल रहा है, यानी कि लोगों का गायब हो जाना, पता ही नहीं चलता कि लोग गए किधर। एक तो होता है ना, देखें एक बंदे ने कोई जुर्म किया है उसको अरेस्ट किया जाता है, उसके लवाहकीन को, घर वालों को पता होता है कि ये हमारा भाई, ये हमारा पापा, ये हमारा चाचू, ये कहाँ पर है, इसके खिलाफ क्या केस है, आप लोग वकील करते हैं, उसका केस लड़ते हैं, उसको अगर सज़ा होती है आपको पता होता है इसको कितनी सज़ा हुई है, कहाँ पर मौजूद है, किस जेल में है, जाकर आप उससे मुलाकात करते हैं, उसका रिहाई का टाइम चेकआउट करते हैं। ये जो भी एक प्रोसेस है, एक ट्रायल है जो कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक सिटीजन का राइट है कि अगर उससे कोई मिस्टेक होती है या उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है तो राइट टू फेयर ट्रायल जो है ये मौजूद है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर वो है ही नहीं, यहाँ पर बंदा ही गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया है। पुलिस वाले कहते हैं हमने अरेस्ट नहीं किया, दूसरे कहते हैं हमें क्या पता, तो लोग गायब हो जाते हैं। तो इसको लेकर बलूचिस्तान के लोग जो हैं कई सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे ये जो बलोच भाई हैं, जैसे इनकी मुख्तलिफ उन्होंने यहाँ पर तस्वीरें भी लगाई हुई हैं, तो इनके बारे में वो कहते हैं कि इनको ज़मीन खा गई है या आसमान खा गया है, ये कहाँ चले गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू देयर सिटीजन्स, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ठीक है।
तो ये क्या है, ठीक है। तो कहाँ गए ये बेटा, यहाँ पर एक मुझे अब सिक्योरिटी से एक चीज़ याद आ गई कि जब आप लोग पहले तो ऐसे इंसान रहते थे, तो जब लोगों ने ये किले बनाने शुरू किए थे तो वहाँ पर एक बादशाह होता था, उसका ये एक एरिया होता, इस किले के अंदर लोग रहते थे। तो बादशाह को जो लोग टैक्स देते थे सिर्फ एक चीज़ का देते थे, सिक्योरिटी का टैक्स देते थे। बादशाह को जो टैक्स दिया जाता था या पैसा दिया जाता था, लोग इसलिए देते थे क्योंकि बादशाह उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी देता था कि अगर बाहर से कोई आप पर अटैक करेगा तो मेरे पास फोर्सेस हैं, दे विल फाइट फॉर यू, ठीक है। तो सिक्योरिटी के लिए टैक्स दिया जाता था। उसके बाद फिर आगे नेशन स्टेट सिस्टम, स्टेट्स बनती गई, फिर अगले फैक्टर्स भी बीच में आना शुरू हो गए। सिक्योरिटी के साथ दूसरा फैक्टर भी आ गया, जिस तरह से मल्टीपल अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप टैक्स देते हैं, मुख्तलिफ सर्विसेज लेते हैं, एजुकेशन की सर्विसेज, हेल्थ की सर्विसेज, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। तो उसकी वजह से फिर आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। बेसिकली जो स्टेट सिस्टम है उसका जो पर्पज है गवर्नमेंट बनाने का, गवर्नमेंट को टैक्स देने का, सिर्फ यही तो पर्पज है कि मुझे सिक्योरिटी मिले, और इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। मैं अगर कमजोर हूं तो मुझे कोई अमीर बंदा हजम ना कर दे मेरी चीजों को। तो यहाँ पर यही तो क्वेश्चन है कि किधर गए भाई ये। अगर गवर्नमेंट को नहीं पता, अगर स्टेट को नहीं पता, तो इसका मतलब है कि स्टेट फेल हो चुकी है। स्टेट को पता ही नहीं है मेरे सिटीजन किधर जा रहे हैं, कहाँ गायब हो गए हैं। अब इसकी दूसरी पिक्चर फिर मैं अगर आपको वो दिखाऊंगा तो फिर आप नीचे से कमेंट सेक्शन में कई बच्चे कहेंगे कि सर वो है, ये है, ठीक है। नो डाउट इंडिया के साथ जो हमारी वार हुई छोटी सी 3-4 दिन की, उसके बाद हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका इमेज बहुत अच्छा हो गया, हमारा डिफेंस का निज़ाम बहुत अच्छा है, नो डाउट। लेकिन जहां पर गलतियां हैं अगर हम उनको ठीक कर लेंगे तो हम और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, जिसमें से इनफोर्स डिसअपीयरेंस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी जिसे बोलते हैं, इज वन ऑफ देम। इसके पीछे कौन है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो बहरहाल महारंग बलोच साहबा इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस के तहत जो है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है कि इसने पब्लिक ऑर्डर को और जो है ना उसको मेंटेन नहीं रखा। ये अक्सर जो है जलसे जुलूसों के ऊपर ये ला एक्ट जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब राइटर यहाँ पर कहते हैं कि अब गवर्नमेंट को चाहिए कि जो नॉन वायलेंट बलोच हैं उनके साथ एंगेज हो, जिसके अंदर ये भी है उनके साथ डायलॉग करें, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही। तो गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक जो सोल्यूशन है बलूचिस्तान की प्रॉब्लम का, उसका हल नहीं निकाल रही। तो पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो एक्चुअली स्ट्रेंथन द, अगर ऐसा ही होता रहा कि जो लोग बातचीत करने वाले हैं आप उनसे बातचीत नहीं करेंगे, तो दूसरे लोग जो हैं जैसे टीटीपी है, दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, वो मजबूत होती जाएंगी। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पाकिस्तान के अंदर फ्लोरिश करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को व्हेन ऑल प्रेशर वॉल्स आर क्लोज्ड, प्रेशर वॉल्स आपको पता ही है ना, जब उनको बंद कर दिया जाता है तो फिर क्या होता है, फिर तबाही होती है। तो बेसिकली अगर इस ग्रुप जो वहाँ पर एक ग्रुप है बलूचिस्तान के अंदर जिनके साथ ज्यादती हो रही है, तो उन सिटीजन्स की गवर्नमेंट को चाहिए कि बात सुने, उनका राइट उनको प्रोवाइड करे। अगर उनका मिसिंग पर्सन के केसेस हैं तो उनको सुने। लेकिन मिसिंग पर्सन के केसेस के ऊपर अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं इसकी हिस्ट्री, तो बेटा कई जुडिशियल कमीशन बन चुके हैं इसके ऊपर, कई कमेटियां इसके ऊपर बन चुकी हैं और उसका रिजल्ट क्या है, जीरो, ठीक है। और इस वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस, यहां पर यह इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा डेंजरस किसके लिए है पाकिस्तान, इस तरह से डेंजरस है, बलूचिस्तान के अंदर लोग गायब हो रहे हैं और उनके घर वाले आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को चाहिए उनकी बात सुने, जो ड्यू प्रोसेस है फेयर ट्रायल का उसको फॉलो करे, उन लोगों को अदालत के अंदर पेश किया जाए, अगर उन्होंने कोई टेररिज्म की एक्टिविटी की है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, फेयर ट्रायल। ये नहीं है कि आप उनको गायब कर, ठीक है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट गायब कर रही है, वहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुन रही, तो फिर क्या होगा, फिर दूसरी साइड पे चले जाते हैं। फिर दूसरी साइड पे ये है कि वो लोग जिनके घर वालों के साथ आप इस तरह कर रहे हैं, फिर वो स्टेट से नफरत करना शुरू हो जाएंगे, फिर वो स्टेट से बदला लेंगे, ठीक है। फिर वो गुस्से में रहेंगे और ऐसे लोगों का मिसयूज किया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ बाय तहरीक तालिबान पाकिस्तान,
रा इसका इस्तेमाल कर सकती है, मुसाद इनका इस्तेमाल कर सकती है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो दुश्मन बैठे हैं वो भी, और पाकिस्तान के जो बाहर वाले दुश्मन बैठे हैं वो भी, ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश करना उनके लिए आसान होगा और इनका इस्तेमाल करते हुए वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा, पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो डिस्टर्ब होगी, जिससे पाकिस्तान का पीस डिस्टर्ब होगा, जिससे पाकिस्तान के अंदर बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं रहेगी, जिससे पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, जिससे पाकिस्तान के अंदर जो ऑलरेडी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई हुई है वो अपने ट्रैक से नीचे उतर जाएगी, जिसकी जिंदा एग्जाम्पल सी पैक है, चाइनीज़ की डेथ है। तो उससे क्या होगा, आपके मुल्क के अंदर कोई भी तरक्याती काम, कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं चलेगा जिससे पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी आ सके, कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी। जब वो नहीं लगेगी तो आपके लोगों को कोई रोज़गार नहीं मिलेगा, आप कोई ऐसी चीज़ नहीं बना पाएंगे जो आप एक्सपोर्ट कर सकें। जब आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो आपके मुल्क के अंदर डॉलर नहीं आएगा। जब आपके मुल्क के अंदर डॉलर नहीं आएगा तो फिर अल्टीमेटली आपको बहुत सारी चीज़ें बाहर से परचेज करनी है अपने मुल्क को चलाने के लिए, जिनमें सबसे बड़ा ऑयल है। अगर ऑयल नहीं होगा तो आपकी की पूरी डिफेंस की जो इंडस्ट्री है वो कैसे चलेगी? आपके हेलीकॉप्टर, आपके जहाज़ जो आपके आर्मी के हैं, कैसे चलाएंगे आप उनको? इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे आप लोग? तो फिर उसके लिए आपको डॉलर चाहिए। तो फिर इस तरह से अगर आप डॉलर नहीं पैदा कर सकेंगे कमाई करके, एक्सपोर्ट करके, तो फिर आप डॉलर उसी तरीके से लेंगे जिस तरीके से आप ऑलरेडी ले रहे हैं। और वो तरीका क्या है, आईएमएफ से कर्जा लेकर। और जब आप आईएमएफ से कर्जा लेंगे तो आईएमएफ की बातें भी सुननी पड़ेंगी, और जब आईएमएफ की बातें सुनने का मतलब है कि आईएमएफ के आगे आप सरेंडर कर देंगे अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी नेशनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें अपने राइट्स, अपना कल्चर, हर चीज़ आप सरेंडर करते जाएंगे, जिससे आपके कल्चर को भी तबाही होगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी भी डिस्टर्ब रहेगी। आप यानी कि डिपेंडेंट हो जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे, इनडायरेक्ट गुलाम। उससे फिर क्या होगा, पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा, ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही चल रहा है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़े बड़ी दूर तक आपको लेकर जाती हैं। तो यही जो बातें मैंने बेटा आपके साथ बोली हैं, इनका सोल्यूशन एक ही है, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ होगा तो कोई किसी को इजाज़त नहीं है किसी पाकिस्तानी को गायब कर ले, बेशक वो पुलिस वाले हैं, बेशक वो आर्मी वाले हैं, या बेशक वो कब्जा माफिया कोई गुंडे हैं, कोई उनको अगवा नहीं कर सकेगा। फेयर ट्रायल होगा तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो दूसरे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके घर वालों का ब्रेन वॉश नहीं कर पाएंगी, और ये जो पूरी मैंने आपको चेन सुनाई है ये यहीं के यहीं रुक जाएगी। ठीक है, तो बाय दिस वे यू कैन कनेक्ट देम, यू कैन यूज देम इन योर एग्जाम। ठीक है, तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो मैंने बातें बोली हैं कितने टॉपिक्स के अंदर यूज़ हो जाती हैं, और इनकी जड़ एक ही है कि बलूचिस्तान के अंदर जो वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की, पॉलिटिक्स के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इकोनॉमी के अंदर, सोशल इश्यूज़ के अंदर आप इसको, टेररिज्म के अंदर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर, फॉरेन पॉलिसी के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर, देयर आर मल्टीपल अदर जहाँ पर आप इन चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। होप आपको समझ आ चुकी होगी। थर्ड वन आपका बेटा है एडिटोरियल नो निगोशिएशंस। इस पूरे एडिटोरियल के अंदर एक ही बात है और वो ये वाली है, इमरान खान साहब ने कह दिया कि अब कोई डायलॉग नहीं होगा, अब प्रोटेस्ट होगा। चलो जी, कोई डायलॉग नहीं अब होगा। जेल में बैठ के उन्होंने ऑर्डर लगा दिया अपने पीटीआई वालों के, चलो जी अब तैयार हो जो, 5 अगस्त वाले दिन हम लोगों ने दोबारा प्रोटेस्ट करना है। ये जो गवर्नमेंट बैठी है पावर में, ये गलत बैठी हुई है। तो 5 अगस्त वाले दिन उनको 2 साल हो जाने हैं कैद में। इनकार्सिलेशन का मतलब होता है किसी को जेल में डालना, कैद में रखना। तो 5 अगस्त को इतना टाइम हो जाना है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो काम है ना, ये हमारे हर शहर का सिटीजन का राइट जो है ना, इन लोगों ने चोरी किया। सिंपल बात वो ये है इसके अंदर बेटा कि वो ये कहते हैं कि वोट को चोरी किया गया है, जिनका बनता था पावर में बैठना उनको पावर में बैठाया नहीं गया, और जिनका नहीं बनता था उनको बैठा दिया। तो ये जो काम किया गया है ये गलत है। और दूसरा कहता है कि जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है उसके बाद हमें कोई तवक्का भी नहीं है कि क्या हो सके, पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी आ सके। ठीक है, हमें कोर्ट से कोई जो है कोई जस्टिस मिल सके। तो लिहाजा हमारे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं रहेगी सिवाय इसके कि हम लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें। राइटर बहरहाल कहता है
कि ये चीज़ें अनरियलिस्टिक लग रही हैं, क्योंकि पीटीआई जो है इंटरनली तौर पे थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी है, तो लगता नहीं है कि ये कामयाब हो सकेंगे। लेकिन उन्होंने बाहर अल्टीमेटम दे दिया है। बाकी बेटा अब ये जो बातें हैं ना, ये 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट, वो इमरान खान साहब ने कहा है इसके बाद हमें कोई मिलने वाला नहीं है इंसाफ, इनके साथ ज़्यादती कैसे हुई, कैसे-कैसे इनको पावर से उतारा गया और क्यों ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। इसका यहाँ पर मैं लिंक भी हम कहूँगा सेशन को वो यहाँ पर लगा दे। और दूसरा बेटा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने नहीं सुना तो 1 जुलाई का जो लेक्चर है ना, वो ज़रूर सुने। उसके अंदर एक फर्स्ट वन ओपिनियन है। उस ओपिनियन के अंदर ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में मैंने डिस्कस की हैं। और वहाँ पर मैं जो भी कहता हूँ ना, आप देखें, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरा मकसद यहाँ पर कोई टीआरपी लेना या इस तरह से ये नहीं है कि मेरे को वायरल हो जाएं और इस तरह से। और दैट्स द रीज़न कि मैं कभी कैमरे के सामने आया भी नहीं, बिकॉज आई डू नॉट वांट के लोग मुझे जाने, ठीक है। उसके एक ज़्यादा रीजंस हैं, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली जो भी बातें मैं करता हूँ, इसमें अपना जो पर्सनल मेरा ओपिनियन है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं साइड पर रखूँ। ज़्यादातर यहाँ पर जो बातें की गई हैं इस ओपिनियन के, इसके अंदर भी ये सारी की सारी, अगर आप पिछले 2 साल का डॉन न्यूज़पेपर के ओपिनियंस पढ़ें ना, तो बेटा आपको ये सारी बातें वहाँ पर मिल जाती, ठीक है। कोई भी नॉट अ सिंगल वन मैंने अपने आप से नहीं, अपने खुद से नहीं आपको बताई, ठीक है। 1 जुलाई का आप लोग ओपिनियन सुने, लेक्चर सुने, यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, उसका जो फर्स्ट ओपिनियन है उसको सुने। ये सारी स्टोरी इमरान खान के बारे में, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर आई है, ये इमरान खान क्यों बार बार सड़कों पे आ जाता है और अभी क्यों आने वाला है, क्यों उसको 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जुडिशरी के ऊपर कोई बिलीव नहीं रहा, ये सारा आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बोलूँगा दोबारा से तो फिर वो आधा पौना घंटा लग जाएगा। तो वहाँ पर क्योंकि वो ओपिनियन ही ऐसा था, तो मैंने वो सारा डिटेल में बता दिया, तो आप उसको सुन सकते हैं। होप आपको समझ आ चुकी होगी। बाकी जो है ये फोकल पर्सन का नंबर है, इफ़ यू वांट टू रजिस्टर्ड फॉर ओपिनियन, आप रजिस्ट्रेशन एट लीस्ट 1 टाइम ज़रूर करवाएं, इंशाल्लाह आपको डिफरेंस जो है महसूस हो। थैंक यू वेरी मच। अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।